प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित तौलिया एकांकी, और इसमें बसंत और मधु के मध्य बात ही चलती है। जो बसंत है, बसंत मधु से उनके मामा जी और मौसा जी के बारे में शिकायत करते हैं, और इधर जो मधु है वो उन्हें समझाने का प्रयास करती है। वो काव्य और कला का एक उदाहरण देती है। वहीं पर जो बसंत है तो वो कहता है कि क्यों काव्य और कला को अपनी इस घृणा में घसीटती हो। तुम्हारे ऐसे वातावरण में पले हुए सब लोगों की नफासत में नफरत की भावना काम करती है, शरीर से, गंदगी से, जीवन से नफरत की। जब मधु ने काव्य और कला के संदर्भ में बात कही तो इन्होंने ये कहा कि ये सब एक तरह से दिखावा है। आप लोग जो अपनी नफासत जो दिखाते हैं, जो श्रेष्ठता दिखाते हैं, उसमें भी एक तरह से नफरत की भावना ही है। वो शरीर से कह दें, गंदगी से कह दें, जीवन से नफरत की बात कर दें। मधु चुप है। उसी क्रम में देखिएगा आगे जो बसंत है वो फिर आगे कह रहा है, और मुझे जीवन से घृणा नहीं, मुझे शरीर से भी घृणा नहीं, और मैं सच कह दूं मुझे गंदगी से भी घृणा नहीं। तो मधु हंसती है, तो फिर कूड़े के ढेर पर बैठी। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अब जो मधु है वो भी एक तरह से व्यंग्य करती है, और किस तरह से देखो छोटी छोटी जो बातें हैं, और अगर हम शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखें तो दाम्पत्य जीवन में किस तरह से कड़वाहट आ जाती है। यहाँ पर ये बात भी हमें देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। यहाँ पर फिर बसंत कह रहा है, फिर कुर्सी पर बैठता है और कुर्सी को और समीप ले आता है। मुझे गंदगी से घृणा नहीं, किंतु मैं गंदगी पसंद नहीं करता। बड़ा नाजुक सा फर्क है। यदि हमें जीवन का सामना करना है तो रोज गंदगी से दो चार होना पड़ेगा, फिर इससे घृणा कैसी। जिन गरीबों को तुम अपने बरामदे के फर्श पर भी पांव न रखने दो, मैं उनके पास घंटों बैठ सकता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर बसंत है वो ये बात कह रहा है कि हम दैनिक जीवन में हमेशा घर से बाहर जैसे निकलते हैं तो वहाँ पर हमें गंदगी का सामना करना ही पड़ेगा। वो इसी क्रम में कह रहा है कि मुझे गंदगी से घृणा नहीं, किंतु मैं गंदगी पसंद नहीं करता। कहने का मतलब है कि इसमें जो एक बड़ा नाजुक सा फर्क बताया वो ये है कि जैसे बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे सामने गंदगी आती है और वहाँ पर हमें सामंजस्य बैठाना पड़ता है। अगर हम घर की भांति वहाँ पर एक तरह से सनकी हो जाएं, चिढ़ने लगें, तो वहाँ पर फिर अपने आप को कुंठित करने और पीड़ित करने के अलावा और कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो उसी क्रम में ये बात कह रहा है कि यदि हमें जीवन का सामना करना है तो रोज गंदगी से दो चार होना पड़ेगा, फिर इससे घृणा कैसी। जिन गरीबों को तुम अपने बरामदे में फर्श पर भी पांव न रखने दो, मैं उनके साथ घंटों बैठ सकता हूँ। कि जिन लोगों को गंदगी की वजह से तुम अपने घर में पांव नहीं रखने दो, उन लोगों के साथ मैं अपना जीवन यानी कि उन लोगों के साथ मैं बैठ सकता हूँ, उठ सकता हूँ। कहने का मतलब है सामंजस्य बना सकता हूँ। मधु यहाँ पर यानी कि वह सिर्फ हंस रही है। उसके बाद में देखिएगा बसंत कह रहा है, और मैंने ऐसे गंदे इलाकों में जीवन के निरंतर कई वर्ष बिताए हैं जहां तुम्हारी स्वच्छता की सनक तुम्हें गुजरने तक न दे, समझी। तो मधु यहां पर आगे कह रही है, वहीं बैठे और वहीं पर वह स्वेटर बुनते हुए, पर अब तो आप विपन्न नहीं, अब तो आप गंदे इलाकों में नहीं रहते। विपन्नता की व्यवस्था को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन गंदेपन का स्वभाव मेरी समझ से दूर की वस्तु है। यहाँ पर जो मधु है वो जवाब दे रही कि एक वो वक्त दूसरा था जब आप विपन्न थे, जब आप गरीब थे। आज वो स्थिति नहीं है। उस गरीबी में आप विवश थे, लाचार थे, वहां पर रह रहे थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। तो क्यों ना हमारे भीतर फिर ये जो स्वच्छता की जो बात है उसको आगे बढ़ाया जाए, या अपने घर को स्वच्छ रखा जाए, अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास क्यों ना किया जाए। तो बसंत आगे कह रहा है, तो तुम्हारे विचार से मैं स्वभाव से गंदा हूं। मधु कह रही है, मैं कब कहती हूं। आगे देखिएगा फिर बसंत कह रहा है,
कि ऐसे दिन मुझ पर आए जब एक बनियान पहने मुझे कई दिन गुजर जाते थे, उसे धोने तक का अवकाश न मिलता था, और अब मैं दिन में 2-4 बनियान बदल लेता हूँ, 2 बार बनियान बदल लेता हूँ। अगर यह गंदेपन की आदत है तो? मधु व्यंग्य से हंसती है, मैं कब कहती हूँ। यहाँ पर वही दोनों के मध्य यही वार्तालाप चल रहा है, वही बातचीत हो रहे हैं कपड़ों को लेकर के और सफाई को लेकर के। उसी क्रम में आगे देखिएगा, बसंत का कथन है। बसंत कह रहा है कि स्वच्छता बुरी नहीं, पर तुम तो हर चीज को सनक की हद तक पहुंचा देती हो, और सनक से मुझे चिढ़ है। फिर कमरे में घूमने लगता है। बनियानों और तौलियों की कैद मैंने मान ली, किंतु यदि मैं गलती से बनियान न बदल पाऊं या गलत तौलिया ले लूं, तो इसका यह मतलब तो नहीं कि मैं स्वभाव से गंदा हूं, और मेरे इस स्वभाव पर तुम्हें मुंह फुलाकर बैठ जाना या अपनी विषैली हंसी बिखेरना चाहिए। यहां पर जो वसंत है, वो वसंत यही बात बता रहा है कि आपको जो सफाई की जो आदत है, वो एक तरह से सफाई की आदत नहीं बल्कि ये एक सनक है, और जो सनक है वो उन्हें अच्छी नहीं लगती। वो यहाँ पर यह कह रहा है कि आपके द्वारा दी गई जो कैद यानी कि बनियान और तौलियों की, वो तो मान ली है और उसको सुचारू रूप से चला भी रहा है, उनके अनुसार काम भी कर रहा है, पर इसका मतलब ये कभी नहीं है कि वह स्वभाव से ही गंदा है। और वसंत की ये शिकायत भी रहती है कि आप छोटी छोटी बातों को लेकर के मुंह फुला करके बैठ जाते हैं और फिर अपनी विषैली हंसी हंसती हैं। मधु चुप रहती है। उसी क्रम में जो वसंत है वो आगे फिर अपनी बात कहता है। वह रेडियो के पास, तुमने अपने आप को इन मिथ्या बंधनों में इतना जकड़ लिया है कि मेरा जरा सा खुलापन भी तुम्हें अखरता है। अपने सिद्धांतों को तुमने सनक की हद तक पहुंचा दिया, उसी और नेमो। मधु बुनना छोड़ देती है। आपने फिर उसी और नेमो की बात चलाई, उसी और नेमो। बसंत हंसते हुए, कल मिल गई थी बाजार में, मैंने पूछा नेमो आई नहीं तुम इतने दिनों से, कहने लगी हमको चच्ची से डर लगता है। मधु मैं उन्हें खाज हो जाती हूँ। कहने का मतलब यहाँ पर जो बात वसंत कह रहा है, वो कह रहा है कि सफाई की सनक को लेकर के, सफाई की हद को लेकर के एक तरह से आप मिथ्या बंधनों में अपने आप को जकड़े हुए हो। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो लेखक जो वसंत है, वो वसंत कह रहा है कि मेरा खुलापन जो है वो तुम्हें अखरता है। आप अपने जो सिद्धांतों को सनक की हद तक पहुंचा देती हो। उसी और जो नेमो है, उनकी जैसी चर्चा आती है तो मधु संभवतः उनसे चिढ़ती है और वह अपना काम करना बंद कर देती है। बसंत ने जब कहा कि वो बाजार में मिली थी और उन्होंने जब पूछा कि वो आजकल आती क्यों नहीं, तो तुरंत उनकी तरफ से जवाब था कि हमें चच्ची से डर लगता है। और वो व्यंग्य में मधु कहती है, मैं जो उन्हें खाज हो जाती हूँ। व्यंग्य कर रही है, आवेश में भी है साथ में। बसंत आगे कह रहा है कि खाओगी तो तुम क्या, पर वे बच्चियां हैं। मधु बच्चियां व्यंग्य से। और देखिएगा आगे बसंत का कथन। उसके व्यंग्य को सुना अनसुना करके तिपाई पर बैठते हुए हंसना उनका स्वभाव है। वे हंसेंगी तो बेबात की बात पर हंसेंगी, और तुम्हारा एटिकेट बस दबे दबे घुटे घुटे फिरो। बेजारी से सिर हिलाकर उठता है। जो आदमी जी भरकर खा पी नहीं सकता, हंसा नहीं सकता, वह जीवन में कर ही क्या सकता है। चिंताओं और आपत्तियों के बंध नहीं क्या कम है, जो जीवन को शिष्टाचार की बेड़ियों से जकड़ दिया जाए। ये न करो, वह न करो, ऐसा न करो, वैसे न बोलो, इन आदेशों का कहीं अंत भी है। और मधु चुप रहती है। बसंत जो है वो अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कहता है कि वो बच्चियां हैं और उनका स्वभाव भी ऐसा ही है कि वो हंसती रहती हैं, और तुम्हारा जो ये ढंग है, तुम्हारा जो इस तरीके का जो स्वभाव है, वो भी इसी प्रकार का है कि हमेशा दबे रहो, घुटे घुटे से फिरो।
व्यक्ति को यहाँ पर एक तरह से जीवन का रहस्य समझा रहा है, जीवन की बात बता रहा है कि व्यक्ति को जीवन में अच्छे ढंग से खाना पीना चाहिए, हंसना चाहिए, और अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो वह हमेशा अवसाद, चिंता की स्थिति में ही चला जाता है। वैसे ही जीवन के जो बंधन हैं, चिंताएं हैं, आपत्तियां हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, और हम इन शिष्टाचार की जो बेड़ियों में जकड़ जाएं कि ये न करो, वो न करो, इन आदेशों का कहीं कोई अंत नहीं होता। अर्थात व्यक्ति को हंसी खुशी के साथ जीना चाहिए। आगे बसंत उसी क्रम में फिर कह रहा है, और फिर तुम्हारे इस शिष्टाचार में वह स्निग्धता कहाँ है? तुम्हारे आने से पहले मैं, देव और नारायण एक ही लिहाफ में बैठ जाते थे। जरा कल्पना तो करो, सर्दियों की सुबह या शाम एक ही चारपाई पर, एक ही रजाई घुटनों पर ओढ़े 4-5 मित्र बैठे, गप्पें चल रही हैं, सुख दुख की बातें हो रही हैं, वहीं चाय आ जाती है, साथ साथ बातें होती हैं, साथ साथ चुस्कियां लगती हैं। इस कल्पना में कितना आनंद है, कितनी स्निग्धता है। अब मित्र आते हैं, अलग अलग कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, एक दूसरे पर बोझ मालूम होता है, चिड़िया तक को फटकने नहीं देती तुम बिस्तर के पास। मैं तो इस तकलीफ से गुठा जाता हूँ। यहाँ पर जो वसंत है और वो अपने मन की जो पीड़ा है उसी को प्रस्तुत कर रहा है, और वो यहाँ पर ये बात कह रहा है कि तुम्हारा जो ये शिष्टाचार है इसमें कहीं भी जो पवित्रता, शुद्धता नहीं दिखाई देती। और फिर अपने यानी कि बीते हुए जो लम्हे हैं या बीता हुआ जो कल है उसको याद करते हुए वो कह रहा है कि जैसे कि वसंत, देव, नारायण, अब वो एक ही रजाई लेकर के बैठ जाते थे। सर्दियों की सुबह या शाम चारपाई पर बैठे रहते, घुटनों तक रजाई होती, ये 4-5 मित्र हैं वो बैठे रहते, उनमें आपस में हंसी मजाक, गपें चल रही होती, सुख दुख की जो बातें हैं वो भी वो कर रहे होते हैं। वहीं पे चाय आ जाती है, साथ में जो बातें भी चलती रहती हैं, चाय की जो चुस्कियां हैं वो भी चलती हैं। और इस कल्पना में कितना आनंद है, कितनी स्निग्धता, यानी कितनी पावनता। उसके बाद में यहाँ पर वसंत है, वो उस समय की स्थिति बताता है। तो वो कह रहा है कि इस समय जब मित्र आते हैं, अलग अलग कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, एक दूसरे पर बोझ मालूम होता है। और यहाँ पर वो ये भी कहता है कि अगर आपका बस चले ना तो आप चिड़िया तक को वहां पर बिस्तर तक नहीं फटकने दें। आगे जो मधु है और वो कह रही है, और मधु से पहले यानी कि ये पंक्ति मैं पूरी कर दूं कि यहाँ पर जो वसंत है वो आगे कह रहा उसी क्रम में कि मैं तो इस तकलीफ में घुटा जाता हूँ। जाकर वह कुर्सी पर बैठ जाता है, हजामत का सामान ठीक से रखने लगता है। यानी कि वो जो दिखावा, तकलीफ का अर्थ होता है दिखावा, इस दिखावे से यानी कि मैं घुटा जाता हूँ। यहाँ पर जो मधु है वो कह रही है कि मैं तकलीफ स्वयं पसंद नहीं करती, पर जब दूसरों को सफाई का कुछ भी ख्याल न हो तो विवश हो इससे काम लेना पड़ता है। आप ही बताइए कितने लोग हैं जिन्हें सफाई की आदत है, कितने हैं जो हमारी तरह पांव धोकर रजाई में बैठते हैं। मधु भी यहाँ पर वही सफाई की बात कर रही है, और उसका कहना है कि भाई हमारी तरह जो लोग हैं वो सफाई का ध्यान नहीं रखते। ऐसे कितने लोग होंगे जो कि पांव धोकर के और फिर यानी कि बिस्तर में प्रवेश करते हैं या रजाई को लेते हैं। तो यहाँ पर आगे बसंत कह रहा है कि पांव धोने की मुसीबत रजाई में बैठते ही लुत्फ ही किरकिरा कर देती है। मधु कह रही है, कुत्ता भी बैठता है, दुम हिलाकर बैठता है, मनुष्य स्वभाव से स्वच्छता का प्रेमी है, मैं गंदे लोगों से घृणा करती। तो बसंत मुड़ करके, घृणा, यही तो मैं कहता हूँ, तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखो छोटी छोटी बातें आगे कैसे बढ़ रही हैं और इन दोनों के मध्य तनाव कैसे बढ़ जाता है। यहाँ पर एक चीज की और भी कमी है इन दोनों के मध्य कि ये लोग यानी कि बात का जो अर्थ जहां लेना चाहिए वो अर्थ सही तरीके से ग्रहण नहीं करते। यहाँ पर जब मधु वो कह रही है
कि जैसे कि कुत्ता यानी कि जानवर के रूप में, अगर जानवर के संदर्भ में बात कर रही है कि वह भी दुम हिला करके बैठता है, तो मनुष्य तो स्वभाव से स्वच्छता का प्रेमी है, उसे तो स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। और इस पर यहाँ जो बसंत है वह थोड़ा तुनक जाता है और वो यही बात करने लगता है, यही तो मैं कहता हूँ कि तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। कहने का मतलब उन दोनों के मध्य जो बात है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है और जो माहौल है वहाँ का वो बिगड़ता चला जा रहा है। मधु विषैली हंसी के साथ ये आप कह सकते हैं, बसंत कह रहा तुम्हें मेरी हर एक बात से घृणा है, मेरे खाने पीने से, उठने बैठने से, हंसने बोलने से। मैं जब हंसता हूँ सीना फुलाकर हंसता हूँ और इसीलिए उसी निमक। तो मधु जो है आगे कहती है, आपने फिर उसी और निमो की कथा छेड़ी। मुझे हंसना बुरा नहीं लगता, पर कुछ समय का भी ध्यान होना चाहिए। उस दिन पार्टी में आते ही उसी ने मेरे कान पर चुटकी ले ली और निमो ने मेरी आंखें बंद कर ली। कोई समय था उस तरह हंसी मजाक का। मुझे हंसी मजाक से घृणा नहीं, अशिष्टता से घृणा है। उन दोनों के मध्य जो बातचीत चल रही है खाने पीने की, उठने बैठने की, हंसने बोलने की, यानी कि इन बातों को लेकर के और वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो आगे देखिएगा, हम बात करते हैं इसी क्रम में। यहाँ जो बसंत है वो कह रहा है कि तुम्हें मेरी हर बात से घृणा है, मेरे खाने पीने से, उठने बैठने से, हंसने बोलने से, और मैं जब हंसता हूँ सीना फुलाकर हंसता हूँ और इसीलिए उसी और जो निमो है वो हंसती हैं। अब यहाँ पर जैसे उसी और निमो की बात आती है तो जो मधु है वह एक तरह से भड़क जाती है और वो यहाँ पर यह करे कि मुझे भी हंसना बुरा नहीं लगता, पर समय कुछ समय होना देखना जरूरी होता है। वहाँ पर वो एक पार्टी का चित्रण करती हैं, पार्टी के बारे में बताती हैं कि जो उसी है वो आती है और उसके कान पर चुटकी ले लेती है। एक जो निमो है वो उसकी आंखें बंद कर लेती है और इस तरह का जो हंसी मजाक है वो मधु को पसंद नहीं आता है। उसी क्रम में आगे देखिएगा, बसंत कह रहा है कि उसी मधु परले सिरे की अशिष्ट और असभ्य लड़की। मदन की वर्षगांठ के दिन सब आए थे। निम्मो इतनी चंचल लड़की है पर वह तो बैठ गई एक और, ये नवाबजादी सैंडल समेत आ बैठी मेरे सामने टांग पसारे। यानी कि मधु को जो उनके बैठने का ढंग है या जो उनकी स्थिति है उसके बारे में मतलब एक तरह से वह विरोध ही करती है, यूं कहें हम, वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आगे यहां पर देखिएगा, ये मधु उसी क्रम में आगे कर रहे हैं, और उसके गंदे सैंडल मेरी साड़ी के बिल्कुल समीप आ गए। आप इस अशिष्टता के को शौक से पसंद कीजिए, मैं तो इसे कदापि पसंद नहीं कर सकती। जिसे बैठने उठने बोलने का सलीका नहीं वह मनुष्य क्या पशु है। अब देखिए, जैसे ही यानी कि ये मधु ने ये बातचीत कर दी है कि जिसको उठने बैठने का सलीका नहीं है वह तो मनुष्य नहीं बल्कि पशु की श्रेणी में है। अब ये बात कैसे आगे बिगड़ती चली जाती है तो देखिएगा आगे। बसंत आगे कह रहा है गरज करके, पशु तो तुम मुझे पशु समझती हो, तुम मनुष्य की प्राकृतिक भावनाओं को बांध कर रखना चाहती हो कठिन सिद्धांतों की बेड़ियों में ताकि उसकी रूह ही मर जाए। मुझे ये सब पसंद नहीं और इसलिए तुम मुझसे घृणा करती हो। तुम्हारी इस विषाक्त हंसी में मैं जानता हूँ कितनी घृणा छिपी है और मुझे डर है कि किसी दिन मैं सचमुच पशु न बन जाऊं। अभी मेरा जी चाहता कि इस जलील से तौलिए को उठाकर बाहर फेंक दूं और मेरा जी चाह करता है कि मैं तुम्हारी इस हंसी का गला घोंट दूं। घृणा, तुम मेरी हर बात से घृणा करती हो, मुझे पशु समझती हो। बसंत है, आवेश आ जाता है जैसे ही मधु पशु की बात करती है या मनुष्य के लिए पशु शब्द काम में ले लेती है। यहाँ पर बसंत इस बात को अपने दिल पर ले लेता है और वह यही बात कहता है कि तुम एक तरह से विषाक्त हंसी छेड़ती रहती हो या बिखेरती रहती हो, आप मुझसे घृणा करती हो। और
वह अपने संदर्भ में अपने स्वभाव के बारे में भी यही बात कहता है कि पता नहीं कभी सचमुच रूप से मैं पशु नहीं बन जाऊं। ये आपका जो जलील सा तौलिया इसको बाहर उठा के फेंक दूं। और बसंत आगे कहता है कि मेरा जी चाह करता है कि तुम्हारी इस हंसी का गला घोंट दो। घृणा, तुम मेरी हर बात से घृणा करती हो, मुझे पशु समझती हो। अब इस तरह की जो आवेश में वो बातें करता है। आगे जो मधु है देखिएगा, मधु स्वेटर उठाते हुए भरे गले से आप नाहक हर बात को अपनी ओर ले जाते हैं। अपनी कल्पना से मेरे दिल में भी बातें देखते हैं जो मैं स्वप्न में भी नहीं सोचती। मुझे आपसे घृणा है या नहीं इसे मैं जानती हूं, पर आपको मुझसे जरूर घृणा है। आपने मुझसे शादी कर ली, मैं जानती हूँ क्यों कर ली, ये भी जानती हूँ, लेकिन विवाह के लिए आपका तैयार हो जाना ये नहीं बताता कि आपको मुझसे नफरत नहीं, इसका क्रोध, चाहे अब आप मेरी सफाई पर निकालें, चाहे मेरी पोशाक या मेरे स्वभाव। यहाँ पर जो मधु है वह भी थोड़ी दुखी हो जाती है और वो ये बात कहती है कि आप हर बात को अपने ऊपर क्यों लेते हैं। जिन बातों को मैं कभी सोचती नहीं, जिन बातों की मैं कल्पना ही नहीं करती, उन बातों को आप अपनी कल्पना के माध्यम से ये मान के चलते हैं कि मैं वैसा सोचती हूँ, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। अब रही बात यानी कि शादी की, तो यानी कि आपने शादी भी कर ली। ये कोई ज़रूरी नहीं था कि आप उस समय खुश थे या नहीं थे। हालांकि ये बातें उन दोनों के मध्य नोक झोंक में ही आ रही हैं, खैर ऐसा नहीं है। फिर भी यहाँ पर वो आगे कहती है कि अब इन चीज़ों का जो एक तरह से जो क्रोध है, वो क्रोध भले ही चाहे उसकी सफाई पर निकालें, भले ही चाहे उसकी पोशाक या स्वभाव पर। बसंत आगे करा तुम, तो देखिएगा मधु फिर आगे कह रही कि मेरा ख्याल था मैं आपको सुख पहुंचा सकूंगी, आपके अव्यवस्थित जीवन को व्यवस्था सिखा दूंगी, किंतु मैं देखती हूँ कि मेरे समस्त प्रयास विफल हैं। आपको इस गंदगी, इस अव्यवस्था में सुख मिलता है। आपको मेरी व्यवस्था, मेरी सफाई बुरी लगती है। मैं आपकी दुनिया में न रहूंगी, मैं आज ही चली जाऊंगी। उठ खड़ी होती है, टेलीफोन की घंटी बजती है, बसंत जल्दी से जाकर चोंगा उठाता है। कहने का मतलब है कि मधु भी दुखी हो जाती है, इधर बसंत को भी क्रोध आ जाता है और दोनों में बातचीत है वो बढ़ जाती है। और यहाँ पर जो मधु है वो अपने जीवन का एक उद्देश्य है वो भी बताती है। वो कहती है कि मेरा विचार ये था कि मैं आपके जीवन को सुख पहुंचा सकूंगी और जो बसंत का अव्यवस्थित जीवन है उसको व्यवस्थित कर पाएगी, लेकिन सारे प्रयास विफल हो गए। और यहाँ पर वो ये भी कहती है कि आपको इस गंदगी में, इस अव्यवस्था में सुख मिलता है और जो मेरी व्यवस्था, मेरी सफाई है वो बुरी लगती है। इसलिए क्या अब मैं आपकी दुनिया में नहीं रहूंगी, मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। इतने में फोन आता है, तो देखिएगा उधर वसंत, हेलो हेलो, जी जी। उधर जो मधु है वो नौकरानी को आवाज देती है, मंगला। तो मंगला उधर स्नानगृह की ओर से दरवाजे से आती है, वो कहती जी बीबी जी। मधु, मेरा बिस्तर तैयार कर और मेरा ट्रंक इस कमरे में ले आ। मंगला, बीबी जी आप। तो मधु कह रही है, मैं जो कहती हूँ उठा ला। मंगला चली जाती है, बसंत जी जी बहुत अच्छा कहते हुए चोंगा रख देता है और हंसता हुआ आता है। तो बसंत कह रहा है कि मैं कहता हूं कि तुम अपना सामान बांधने की सोच रही हो, पहले मेरा सामान तो ठीक कर दो। मुझे पहली गाड़ी से बनारस जाना है, अभी साहब ने आदेश दिया है, अपना सामान बाद में बांधना। कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ एक प्रश्न भी बनता है कि जो बसंत है वो कहाँ गए थे। तो यानी कि बनारस वो जाने के लिए या बनारस आने के लिए बसंत का जो बॉस है या बसंत का जो मालिक है वो उन्हें आने के लिए ये बात कहता है, क्योंकि वो वहाँ पर बीमार हैं और वो बनारस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे यहाँ पर देखिएगा कि पर्दा गिरता है, कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। कमरा वही है, सामान भी वही है, सिर्फ इतना अंतर है
कि जहाँ मेज थी वहाँ एक पलंग बिछा है और टेलीफोन उसके सिरहाने पर एक टिपाई पर रखा है। मेज ड्रेसिंग टेबल की जगह चला गया है और श्रृंगार की मेज अपनी कुर्सी के साथ दाएं कोने में सरक गई है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और जो शेष भाग है आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और इसमें मूल रूप से बात यह आ गई है कि जैसे उन दोनों के मध्य जो नोक-झोंक चल रही थी, उसी दरमियान एक फ़ोन आ जाता है और जो बसंत है वो कहता है कि उन्हें तुरंत ही अब बनारस जाना है। और उधर वो तो यानी कि बनारस चले जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर जो एकांकीकार ने एक नया परिवेश दिखाया है, और वो जो नया परिवेश है यानी कि वधू के जो घर का, और उसमें कुछ बदलाव है। अब वो बदलाव कैसे, जैसे यहाँ पर बताया कि जो सामान है वो वहीं पर है, उसमें थोड़ा अंतर ये आ गया है कि मेज थी वहाँ पर पलंग बिछा है और टेलीफोन उसके सिरहाने एक टिपाई पर रखा है। मेज ड्रेसिंग टेबल की जगह चला गया और श्रृंगार की मेज अपनी कुर्सी के साथ दाएं कोने में सरक गई है। बाकी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।